अब तक हमने देखा कि मेगुमी रेजी के ऊपर अपना डोमेन एक्सपेंशन कर देता है जिसका नाम है चिमेरा शैडो गार्डन। अब डोमेन के गारंटी हिट इफेक्ट से बचने के लिए रेजी तुरंत ही हॉलो वीकर बास्केट नाम की टेक्निक इस्तेमाल करता है। ये टेक्निक सिंपल डोमेन का ही पुराना वर्जन है जो कि किसी डोमेन के गारंटी हिट इफेक्ट को कैंसिल कर देती है, यानी कि रेजी पे डोमेन का कोई असर नहीं होगा। लेकिन रेजी देखता है कि मेगुमी के फ्रॉग्स ने उसकी टांग पकड़ ली थी और मेगुमी फिर उसे पीटने भी लगता है। रेजी को समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। असल में सिंपल डोमेन या हॉलो बास्केट किसी डोमेन के टेक्निक को टारगेट नहीं करते हैं, बल्कि वो डोमेन के बैरियर को टारगेट करते हैं, जिससे उसके अंदर का गारंटी हिट इफेक्ट उन्हें नहीं लगता। लेकिन मेगुमी का डोमेन तो अधूरा है, उसमें कोई बैरियर है ही नहीं और न ही उसके डोमेन में कोई गारंटी हिट इफेक्ट है। अपना डोमेन एक्टिवेट करने से मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक को एक पावर बूस्ट मिला है और वो अब 120% ज्यादा पावरफुल हो गया है। वो अपने डोमेन से अपनी शैडो के जरिए कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है और जितने चाहे उतने शिकिगामी बुला सकता है। रेजी भी ये बात जल्द ही समझ जाता है और मेगुमी उसकी पिटाई करता जा रहा था। वो सोचता है कि इस डोमेन से मेगुमी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इससे अच्छा तो वो गारंटी हिट इफेक्ट वाला डोमेन ही कर देता। अगर उसने मेरे ऊपर एलिफेंट को पटक दिया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा, पर मैंने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली है। मेगुमी अब 3 नुए को समन करता है, लेकिन रेजी 3 कार्स को उनके ऊपर गिरा देता है और वो कार्स भी मेगुमी की शैडो में डूबने लगती है। रेजी बोलता है कि मुझे पता था कि मेरे पैरों के नीचे ये शैडो आम नहीं है, मैं कर्स्ड एनर्जी की वजह से इसमें डूबने से खुद को बचा रहा हूँ। इस डोमेन की जो शैडो है उसमें मेगुमी कुछ भी रख सकता है, लेकिन एक चीज रेजी को परेशान कर रही थी कि मेगुमी ने ढेर सारे हथियार अपने शैडो में क्यों नहीं रखे हैं। उसने अब तक सिर्फ एक ही कर्स्ड टूल अपनी शैडो से निकाला था और इससे रेजी समझ गया था कि मेगुमी जिस भी चीज को अपनी शैडो में रखता है उसका वजन मेगुमी को ही सहना पड़ता है। इसीलिए रेजी ने 3 कार्स मेगुमी के डोमेन में गिरा दी है जिनका वजन करीब 2.4 टन होगा और मेगुमी इस वजन तले दब रहा था और एक जगह बैठ गया था। रेजी कहता है कि अब वो अपनी रिसीट्स से सामान गिराता रहेगा और मेगुमी को उनके वजन के नीचे कुचल देगा। मेगुमी बोलता है कि तुम कुछ भूल नहीं रहे, एक अधूरा डोमेन भी आखिर डोमेन ही होता है। यानी मेगुमी सिर्फ नीचे से ही नहीं बल्कि ऊपर से भी शैडो को समन कर सकता है। मेगुमी अब रेजी के ऊपर मैक्स एलिफेंट को गिरा देता है जिससे रेजी भी उसके नीचे दब जाता है। मेगुमी बोलता है कि चलो देखते हैं पहले कौन कुचला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक आम इंसान 6G का फोर्स लेने पर बेहोश हो जाता है, यानी करीब 2.4 टन। मेगुमी का वजन अगर 60 किलो है तो भी उसकी बॉडी पर करीब 40G का लोड पड़ रहा था। वहीं एक नॉर्मल हाथी का वजन 3 से 6 टन होता है। अपने डोमेन की वजह से मेगुमी के बनाए एलिफेंट का वजन भी किसी असली हाथी जितना ही है, जिसके रेजी पर गिरने से उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया है। दोनों ही बहुत ज्यादा वजन झेल रहे थे। देखना ये था कि इनमें से पहले कौन कुचला जाएगा। रेजी मन में सोचता है कि मैंने गलती कर दी, अगर मैंने ट्रक वाली पर्ची संभाल के रखी होती तो उनके वजन से मेगुमी जरूर कुचला जाता। मेगुमी ने रेजी पर पानी मार के उसकी कुछ पर्चियां खराब भी कर दी हैं। लेकिन रेजी के पास अब भी एक हुकुम का इक्का है। वो सोचता है कि मैं भी इसकी शैडो में छुप जाता हूँ और अपने हुकुम के इक्के को बाहर निकालता हूँ। लेकिन रेजी ये भी सोचता है कि मेगुमी अपने डोमेन को खत्म क्यों नहीं कर रहा, मतलब कि जो चीजें उसकी शैडो के अंदर हैं वो डोमेन खत्म होने के बाद भी उसकी शैडो में ही रहेंगी। तो अगर रेजी उसकी शैडो में चला गया तो हमेशा के लिए फंस जाएगा। पता नहीं अंदर वो सांस भी ले पाएगा या नहीं। ये शैडो दिखने में तो पानी जैसी लग रही थी। शैडो के अंदर जाने में बहुत ज्यादा रिस्क है,
इसीलिए रेजी अपना हुक्म का इक्का यही निकालेगा। वो अब एक हाथ से एलिफेंट को उठाता है और दूसरे हाथ से अपनी एक पर्ची निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी पर्ची को एक्टिवेट कर पाए, एलिफेंट का वजन उससे झेला नहीं जाता और वो नीचे शैडो में जा गिरता है। रेजी बस अंधकार में गिरता ही जा रहा था। अंदर उसे सांस भी नहीं आ रही थी, जिससे वो बेहोश होने लगता है। इधर मेगुमी की हालत भी खराब हो रही थी। एक बार उसे ये कंफर्म हो जाए कि रेजी मर चुका है तो वो अपने डोमेन को हटा देगा और उसकी शैडो में जितना सामान पड़ा है उन्हें भी बाहर निकाल फेंकेगा। लेकिन अचानक ही एक कार उसकी शैडो से बाहर आ जाती है और वो अपने साथ रेजी को ही बाहर ले आई थी। रेजी बताता है कि वो जिस भी सामान को क्रिएट करता है वो अपनी कमांड पूरी होने के बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन तीनों कार्स को उसने कोई कमांड दी ही नहीं थी, क्योंकि उसे मेगुमी पर वजन डालना था। यानी कि वो इन कार्स को अब भी एक ऑर्डर दे सकता था। तो रेजी ने एक कार को ऑर्डर दिया कि अपने साथ मुझे भी ऊपर ले चलो। ऐसा करने पर मेगुमी से एक कार का वजन कम हो गया है, लेकिन रेजी जिंदा वापस आ गया। रेजी अब मेगुमी से कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इतना कहकर वो अपनी हुकुम के इक्के वाली पर्ची बाहर निकालता है, जो कि असल में एक 2 मंजिला घर की रिसीट थी। इससे एक 30 टन का घर मेगुमी के डोमेन में गिरने लगता है, जिसके वजन से तो मेगुमी 100% कुचला जाएगा। लेकिन मेगुमी तभी अपनी शैडो में छुपकर अपने डोमेन को हटा देता है, जिससे वो घर जिम के फ्लोर को तोड़ देता है और ये दोनों नीचे वाले फ्लोर के स्विमिंग पूल में जा गिरते हैं। मेगुमी ने रेजी को पीछे से पकड़ लिया था और क्योंकि मेगुमी पर उन 2 कार्स का वजन अब भी है, तो रेजी भी उसके साथ डूब रहा था। रेजी अब उन दोनों कार्स को कैंसिल कर देता है, जिससे दोनों पानी के बाहर आ जाते हैं। मेगुमी रेजी से कहता है कि अब तुम्हारी सारी पर्चियां पानी में भीगकर बेकार हो गई हैं। रेजी बोलता है कि तो क्या हुआ, तेरी भी तो वाट लग गई ना मामू। तुम अब अपने शिकिगामी भी समन नहीं कर सकते और मुझे खतरा सिर्फ तुम्हारे डिवाइन डॉग से है। उसके अलावा तुम्हारा कोई शिकिगामी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये दोनों अब एक दूसरे के करीब जाकर हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं। फाइट के बीच में ही मेगुमी डिवाइन डॉग को समन करता है, जो रेजी के कंधे पर काट लेता है और लड़ाई रेजी हार जाता है। मेगुमी कहता है कि डिवाइन डॉग इतना कमजोर नहीं है कि मैं उसे दोबारा ना बुला सकूं। रेजी कहता है कि जादूगर झूठ पर ही जिंदा रहते हैं। रेजी जान गया था कि मेगुमी इस जिम में ऐसे ही भागकर नहीं आया था, बल्कि सब कुछ उसका सोचा समझा प्लान था। रेजी को लगा नहीं था कि वो एक नए जमाने के सॉर्सरर से हार जाएगा। मेगुमी बोलता है कि अगर मैं भागना भी चाहता तो नुए मुझे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता था। मेगुमी पूछता है कि तुम्हारा टेंगेन से क्या कनेक्शन है। रेजी बोलता है कि टेंगेन यानी रेजी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर रेजी ने कहा था कि केंजाकू का प्लान असल में कुछ और ही है। तो हो सकता है कि टेंगेन और केंजाकू आपस में मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हों, लेकिन इसके चांसेस काफी कम हैं। रेजी मरने से पहले कोगाने को बुलाता है और अपने सारे पॉइंट्स मेगुमी को ट्रांसफर करवा देता है, जिससे उसके 41 पॉइंट्स अब मेगुमी के पास आ जाते हैं। मेगुमी पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो रेजी बोलता है कि मैं मरने से पहले कुछ अच्छा करना चाहता था और वैसे भी केंजाकू कोई मेरा सगा नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें पॉइंट देने से गेम में और ज्यादा मजा आने वाला है। तुमने मुझे मारा है, तो देखते हैं कि किस्मत तुम्हारे साथ क्या खेल खेलती है। थोड़ी देर बाद रेजी की डेथ हो जाती है और क्योंकि मेगुमी ने उसे एलिमिनेट किया है तो उसके 5 पॉइंट्स और मेगुमी को मिल जाते हैं। दूसरी तरफ हम तकाबा को देखते हैं, जो कि मजे से चाय पी रहा था। तभी उसकी बिल्डिंग में एक बड़ा सा धमाका होता है, जो कि हाजेनोकी ने किया था। वो सोचता है कि इस बार तकाबा को कुछ हुआ कि नहीं, लेकिन तकाबा दूसरी बिल्डिंग से निकलते हुए बोलता है कि कुछ नहीं हुआ भिड़ू, लेकिन तुम हार मत मानना,
जो देख हाज़ेनोकी और ज्यादा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो कब से तकाबा को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तकाबा को एक खरोच भी नहीं आई थी, बल्कि उसकी पहले की चोट भी ठीक हो गई थी। तभी कोगाने यहाँ आकर इन्हें बताता है कि रेजी को एलिमिनेट कर दिया गया है। ये खबर सुन के हाज़ेनोकी यहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि अब उसका लड़ने का मन नहीं है, वो घर जा रहा है। तकाबा बोलता है कि ठीक है बिरू, मंजन करके सोना। फिर उसे मेगुमी की बात याद आती है और वो हाज़ेनोकी से कहता है कि जाने से पहले अपने पॉइंट्स तो दे दो, लेकिन हाज़ेनोकी साफ मना कर देता है। दोस्तों, तकाबा की टेक्निक का नाम है कॉमेडियन। इसमें तकाबा जो भी सोचता है वो सच हो जाता है, बस वो चीजें तकाबा के लिए फनी होनी चाहिए। अगर उसे ये फनी लगे कि गोजो के सिर पे बाल नहीं है तो गोजो गंजा हो जाएगा। ये है तकाबा की पावर। अपनी इस टेक्निक से तकाबा खुद गोजो को भी टक्कर दे सकता है। दिक्कत बस इतनी है कि तकाबा को पता ही नहीं है कि उसके पास ऐसी कोई पावर है। दूसरी तरफ हम रेमी को भागते हुए देखते हैं। उसे हमेशा बताया गया था कि मर्द भेड़िए होते हैं, लेकिन उसकी मदद हमेशा मर्द ही करते हैं। सारे काम हमेशा ये भेड़िए ही करते हैं, तो रेमी अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाती। खैर, तभी मेगुमी अपने डिवाइन डॉग के साथ उसके सामने आ जाता है। मेगुमी रेमी को भी खत्म करने आया था, पर तभी उसे अपनी बहन सुमिकी की आवाज सुनाई देती है, जो बोलती है कि ऐसा मत करो। तो मेगुमी रेमी को जिंदा छोड़ देता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर वो बेहोश हो जाता है और तभी हम उसके ऊपर एंजल यानी हाना कुरुसु को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही सॉर्सरर है जो गोजो को प्रिजन रेल्म से आजाद करवा सकती है। खैर, कहानी अब सेंडाई कॉलोनी की तरफ जाती है। इस कॉलोनी में बाकी कॉलोनीज के मुकाबले ज्यादा घमासान लड़ाइयाँ हुई हैं। इस कॉलोनी के अंदर 4 शक्तिशाली प्लेयर्स थे। ध्रुव लकड़ा वाला, इसके पास अभी 91 पॉइंट्स हैं। ये सिविल वॉर के समय के योद्धा का दूसरा जन्म है। इसके पास 2 शिकिगामी है, जिनका इस्तेमाल ये डोमेन के लिए भी कर सकता है। रयू इशिगोरी, इसके पास अभी 77 पॉइंट्स हैं। इसके पास कलिंग गेम में मौजूद सभी खिलाड़ियों से सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी आउटपुट है। तकाको पूरो, इसके पास 70 पॉइंट्स हैं। ये फुजीवारा यूनिट की कैप्टन भी रह चुकी है और सन, मून और स्टार स्क्वाड की भी। इसके पास आसमान को मैनिपुलेट करने की पावर है। कुरुरोशी, अभी इसके पास 54 पॉइंट्स हैं। ये एक कॉकरोच कर्स्ड स्पिरिट है, जिसे केंजाकू ने अपने पास से रिलीज किया था। ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स है, लेकिन फिलहाल ये सो रहा है। इन चारों की पावर इतनी बराबर है कि इनके बीच एक 4-वे डेडलॉक हो गया था, यानी कि ना तो कोई जीत रहा है और न ही कोई हार रहा है। लेकिन फिर कॉलोनी में एंट्री होती है यूता की, जो आते ही ध्रुव को मार देता है। इसके पास अभी 35 पॉइंट्स हैं। नाइट परेड के 3 महीने बाद ही यूता को स्पेशल ग्रेड का दर्जा मिल गया था। अगर यूता से ज्यादा पावरफुल कोई है तो वो है सिर्फ गोजो सातोरू। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।